जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके काफी एग्जाम हैं जो नजदीक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम को लेके काफी चिंतित हैं और उनको एग्जाम की प्रिपरेशन और उनके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस को भी कवर कर रहे होंगे ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो। आपकी एक सीट को लेकर आपका जो टारगेट है वो जरूर पूरा हो। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको आज इस क्लास के अंदर लेके जा रहा हूं, जहां पे हम कर रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए महिला और बाल अपराध की सीरीज, जहां पे हमने महिलाओं से संबंधित जो अपराध, उनकी जो अधिनियम, नियम और धाराएं हैं, उनकी हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है। और आज हम करेंगे इस क्लास के माध्यम से बाल अपराध से संबंधित जितने भी नियम, अधिनियम और जो इनकी धाराएं हैं उनके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास के अंदर बाल अपराध से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बालकों से जो संबंधित अपराध हैं इनके बारे में, तो जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसके पास में ये जो अपराध हैं जितने भी इनकी रिकॉर्ड होता है, जिसकी रिपोर्ट 2015-16 के आधार पर भारत के अंदर जो बच्चे हैं उनमें प्रति होने वाले अपराध, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के अंदर जैसे संज्ञेय अपराध, बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, मानसिक और शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि मामलों के अंदर दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये बालकों से संबंधित जितने भी जो अपराध हैं, उनके साथ में होने वाले जितने भी जो घटनाएं हैं, उनके बारे में जो आंकड़े निर्धारित करता है, आंकड़े कलेक्ट करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके आधार पर एक 2015-16 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बाल श्रम हो गया, उसके अंदर बाल व्यापार हो गया, अपहरण हो गया, शारीरिक मानसिक हिंसा हो गई, यौन शोषण हो गया, बलात्कार जैसी जितने भी जो मामले हैं इनकी संख्या के अंदर दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है और हमें इस चीजों से ऊपर उठकर हमारी जो मानसिकता है इसको चेंज कर और हमें बालक जितने भी है, बच्चे जितने भी जो 14 साल की कम उम्र के हैं, इनको हमें आगे लेकर आना है। इनको जितने भी सेक्टर है उन सेक्टर से निकाल के इनको जो इनकी बेसिक जो एजुकेशन है उसकी तरफ इनको लाना चाहिए, उनकी तरफ इनको अग्रसर करना चाहिए और हमें काफी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये भी अपना भविष्य है उसको सुनहरा बना सके और अपना जो जीवन सर्वाइव करने का जो एक तरीका है उसको काफी बेहतर बना सके। तो इसके अलावा हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये अपराध जो है ये कहाँ पे हो सकते हैं। तो अपराध जरूरी नहीं कि घर के अंदर हो या घर के बाहर ही हो सकते हैं। अपराध होने की जो बालकों के ऊपर अपराध जो होते हैं ये घर के अंदर, स्कूलों के अंदर, अनाथालयों के अंदर, आवास गृह, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि किसी भी प्रकार की जगह के ऊपर ये अपराध हो सकते हैं। और ये अपराध बालकों के साथ अपराध करने वाला जान पहचान से लेकर अनजान तक कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि बालकों के ऊपर अनजान व्यक्ति ही अपराध करता है। घर के अंदर, स्कूलों के अंदर, अनाथालयों के अंदर, आश्रमों के अंदर बच्चों के ऊपर भी अपराध किया जा सकता है, जहाँ पे उनके जानने वालों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं आ पाती है। तो अपराध जहां पे भी हो सकते हैं बच्चों के ऊपर, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आज इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे बालकों के संरक्षण से बनाए गए जो नियम, अधिनियम हैं उनके अंदर बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। आज हम किस अधिनियम की चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से? बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। इस अधिनियम के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी धारा के अंदर कौन कौन से अपराध व्यवसाय है या कौन कौन से जो कारोबार है, कार्य है जो इस अपराध की श्रेणी के अंदर आते हैं, इनकी चर्चा हम इस क्लास के अंदर करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहे, क्योंकि आप बीच में से अगर आएंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए और अगर क्लास थोड़ी सी लंबी हो तो भी आप कोऑपरेट करना, क्योंकि हमारे बालकों के संबंधित जितने भी अपराध है मैं चाह रहा हूँ कि आपके 2-3 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद में जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक दी हुई है, वहां पे मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ और क्विज ये दोनों वहां पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो आप जरूर उस चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपका एग्जाम और आपकी प्रिपरेशन के अंदर काफी हेल्पफुल सिद्ध हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस अपराध के बारे में या इस अधिनियम के बारे में। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक को किसी भी प्रकार का खतरनाक और गैर खतरनाक कार्य करना संज्ञेय अपराध है। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक हैं या जो भी बच्चे हैं उनको धारा 3 के तहत, इस अधिनियम की जो धारा 3 है उसके तहत किसी भी खतरनाक और गैर खतरनाक कारोबार या व्यवसाय के अंदर कार्य करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंदर रखा गया है। और
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों, खतरनाक कामों में लगाने से रोकने के और कुछ अन्य रोजगारों में उनके काम की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के अंदर जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के खतरनाक कल कारखाने, खानों के अंदर या व्यवसाय के अंदर काम करने से रोकने के लिए अधिनियमित करता है। इसके साथ ही साथ ऐसे कल कारखानों के अंदर या कोई भी जो गैर खतरनाक जो काम है या व्यवसाय है उनके अंदर उनको जो काम करने के जो प्रोसीजर है, जो काम करने के रूल रेगुलेशन है, वो भी ये नियम अधिनियम है बनाकर नियमित करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस अधिनियम के अंदर कोई भी बच्चा अनुसूची के भाग के में निर्धारित व्यवसायों में अर्थात ऐसी कार्यशाला में जहां अनुसूची के भाग खे में निर्धारित प्रक्रियाएं चलाई जाती है, यानी कि इसके जो दो भाग हैं, दो अनुसूची है, एक अनुसूची के है, अनुसूची का एक भाग के है और एक अनुसूची का भाग खे है। तो जो के भाग के अंदर जो बच्चे कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर अगर खे भाग की अगर नियम या अधिनियम आरोपित किए जाते हैं तो उनको भी ये जो नियम है 1986 का अधिनियमित करता है या रेगुलेट करता है और वहां पे लगाया नहीं जाएगा। ये अधिनियम ये घोषणा करता है कि ऐसे अगर के भाग के अंदर अगर खे भाग के नियम या रूल रेगुलेशन से अगर काम करवाया जा रहा है तो वहां पे ये नियम है इसको लागू नहीं किया जाएगा या वहां पे ऐसे बच्चों को कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। बेशर्ते कि इस अधिनियम का कोई प्रावधान ऐसी कार्यशाला पर लागू नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ऐसा जो नियम है ये कहाँ पे लागू नहीं होगा, तो ये वहां पे नहीं लागू होगा जहाँ पे कोई भी प्रक्रिया उसके स्वामी द्वारा, यानी कि जहाँ पे बच्चा काम कर रहा है या कोई भी बालक 14 वर्ष से कम का है और कहीं पे कारखाने या खान या व्यवसाय के अंदर कार्य कर रहा है, जहां पर अगर उसके परिवार के द्वारा वहां पे उसको सहायता दी जा रही है जिस काम के अंदर, जैसे मैं कोई भी काम, मैं 14 साल से जैसे मेरी उम्र कम है और मैं किसी कल कारखाने या कारखाने के अंदर कार्य करता हूं और वहां का जो मालिक है उस मालिक को अगर मेरे परिवार द्वारा आर्थिक सहायता या उसको पोषित किया जा रहा है उस कार्य को, तो वहां पे ये जो नियम की जो धारा है वो वहां पे लागू नहीं होगी। मदद से चलाई जा रही है अथवा ऐसे स्कूल पर जो सरकार द्वारा स्थापित हो या सहायता प्राप्त हो अथवा मान्यता प्राप्त हो, तो साथ ही केंद्र सरकार, तो ऐसी जो जगह है सरकारी कार्य चलाया जा रहा हो सरकार के द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो वहां पे भी ये नियम है या अधिनियम में आरोपित नहीं होगा। उसके बाद में साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके नियम की अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल करने के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए कि बाल श्रम तकनीकी सहायता सलाहकार समिति बनाई जा सकती है। यानी कि इसके अंदर केंद्र सरकार के अंदर कोई भी राजपत्रित जो अधिकारी है वो ये अधिसूचना या कोई भी प्रेस नोट जारी करके ये अधिसूचना जारी कर सकता है कि इस बाल श्रम से संबंधित कोई भी कमेटी या कोई भी सलाहकार समिति बनाई जा सकती है। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया इसका। इसके बाद में इसको रेगुलेट कौन करता है, इस अधिनियम को जारी कौन कर सकता है या इस अधिनियम को कौन है जो लागू करता है या अधिनियमित करता है या इसके ऊपर कार्रवाई करता है, तो ये जो बाल श्रम मंत्रालय है हमारा श्रम मंत्रालय, वहां पे केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र CIRM क्या है, CIRM इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है इसको। और ये जो CIRM है इसको CLC के नाम से भी जाना जाता है, CLC के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए CLC किसको जाना जाता है या CLC के नाम से किसको जाना जाता है, तो CIRM को भी CLC के नाम से जाना जाता है। ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CIRM मंत्रालय का संबंध कार्यालय से है और इस मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय CLC संगठन के नाम से भी जाना जाता है। CIRM के प्रमुख आयुक्त केंद्रीय हैं, यानी कि CIRM का जो प्रमुख आयुक्त हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा नियमों में के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है। यानी कि जितने भी जो बच्चे हैं ये CIRM के द्वारा एक ऐसा कमेटी या एक ऐसा कल्याण बोर्ड भी बनाया गया है जो कामकाजी बच्चों के लिए और जो भी बच्चे श्रम के अंदर संलग्न है तो उनके लिए केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो ये था इस नियम के अंदर कुछ प्रावधान जो किए गए थे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान, यानी कि इस अधिनियम के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं
उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे अभी आगे की स्लाइड के अंदर। तो किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा कोई भी काम हो या ऐसी कोई भी संस्था हो, ऐसा कोई भी कारखाना या व्यवसाय हो जहाँ ऐसी स्थापना अथवा ऐसी श्रेणी की स्थापना हेतु निर्धारित घंटों से अधिक न तो काम करना होगा और न काम करने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे ये जो नियम है ये एक प्रावधान करता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बालक जो 14 साल से कम उम्र का है, तो वहां पे अगर वो किसी भी स्थापना के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर या किसी भी जगह पे अगर काम करता है तो ऐसी श्रेणी की स्थापना हेतु निर्धारित घंटे, यानी कि ऐसे घंटे निर्धारित किए जाएंगे और उन निर्धारित किए हुए जो घंटे हैं उनसे कम काम करना होगा और न ही अथवा न काम करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि उससे ज्यादा घंटे काम नहीं करवाया जा सकता। जितने जो घंटे निर्धारित किए गए हैं बच्चों के लिए उससे ज्यादा अगर काम करवाया जाता है तो वो इस अधिनियम या इस नियम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर जो किया जाता है प्रावधान, उसके बारे में अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक दिन काम की अवधि इस तरह नियत की जाए कि कोई अवधि 3 घंटे से अधिक न हो। और यहाँ पे जो घंटे काम करने की जो घंटे की जो अवधि है वो 3 घंटे निर्धारित की जाएगी। 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कोई बच्चा 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। यानी कि जो निर्धारण किया जाए वो भी 3 घंटे का होना चाहिए, 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 घंटे से ज्यादा किसी भी बच्चे से कार्य करवाना संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। एवं इसके बाद उसे कम से कम 1 घंटा आराम करने के लिए समय अंतराल दिया जाएगा। इसके बाद में भी 3 घंटे का जो कंटिन्यू काम करने का इसके अंदर जो नियम बनाया गया है उस 3 घंटे के बाद में 1 घंटा उस बच्चे को समय अंतराल दिया जाएगा उसको आराम करने के लिए। ये भी इस नियम के अंदर प्रावधान किया गया है। सेकंड है किसी भी बच्चे को समयोपरि कार्य नहीं करना होगा। समयोपरि कार्य से मतलब है कि एक्स्ट्रा वर्क। अगर बच्चा जैसे मान लो 3 घंटे का उसको काम दिया गया है और वो किसी दूसरी जगह पे अगर 3 घंटे से ज्यादा अगर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो वह भी उसके लिए गैर इस संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंदर आएगा और वो भी नहीं करवाया जा सकता किसी भी संस्था के द्वारा और नहीं इसकी अनुमति दी जाएगी। किसी भी बच्चे को किसी भी ऐसे दिन ऐसी स्थापना में कार्य नहीं करना होगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन में पहले ही किसी स्थापना में कार्य करता रहा हो। जैसे मैं आपको एक इजी वे के अंदर समझा दूं कि जैसे 2 किसी भी प्रकार की संस्थाएं हैं, एक संस्था के अंदर कोई भी बच्चा है जो 3 घंटे काम कर चुका है, यानी कि 3 घंटे वो पहले ही काम कर लिया है और 3 घंटे से ज्यादा उससे काम नहीं करवाया जाएगा। ये नियम एक जो यहाँ पे प्रावधान करता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि एक संस्था के अंदर वो 3 घंटे काम कर लिया, लेकिन दूसरी संस्था के अंदर अगर उसको ले जाके काम करवाया जाए और बोला जाए कि ये तो यहाँ पे तो 3 घंटे इसने काम नहीं किया है, तो ये यहाँ पे नियम ये बताता है कि कोई भी एक दिन के अंदर जो बच्चा है अगर 3 घंटे पहले से ही काम कर चुका है वो, तो दूसरी संस्था के अंदर भी वो काम नहीं किया करेगा या उससे नहीं करवाया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी 3 घंटे काम कर चुका है। तो ये उसका जो काउंटिंग होगा दूसरे संस्था के अंदर काम करने से पहले। तो ये इस नियम को प्रावधान को ये नियम आरोपित करता है। नेक्स्ट है हमारा किसी कार्य स्थापना में कार्य करे प्रत्येक बच्चे को हर हफ्ते 1 पूरे दिन की छुट्टी दी जाएगी। जैसे 1 वीक है 7 दिन का, उसके अंदर 6 दिन काम करवाने के बाद में 1 दिन का अवकाश है जो बच्चों को दिया जाएगा। ये जो भी संस्था है वो इसका अनुपालना करेगी और अगर नहीं अनुपालना करने वाला है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा दिन जो नियोक्ता द्वारा स्थापना में स्थायी रूप से सामने दिखाई देने वाले नोटिस पर निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसा जो 1 दिन छुट्टी का जो प्रावधान बनाकर और एक नोटिस बोर्ड जो सबको सामने दिखाई दे, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर ये भी जो भी ये नोटिस जारी होगा उस संस्था के द्वारा नियोक्ता के द्वारा वो उसके ऊपर संलग्न करेगा नोटिस बोर्ड के ऊपर। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार निर्दिष्ट छुट्टी के दिन को नियोक्ता द्वारा 3 माह में 1 बार से अधिक नहीं बदला जाएगा। यानी कि 3 महीने के अंदर अगर एक बार अगर जैसे मान लो कि एक बार प्रावधान कर दिया है और उस प्रावधान को अगर वो चेंज करना चाहता है, जैसे 1 दिन छुट्टी, जैसे मान लो कि उसने सोमवार के दिन की छुट्टी अगर दे दी है बच्चों को 14 साल से कम उम्र जो उनके काम कर रहे हैं उनको, और नोटिस बोर्ड पे उन्होंने चस्पा कर दिया है, तो उस नियम को उन्होंने वापस बदलने के लिए सोमवार से मंगलवार को उस छुट्टी को करने के लिए या मंगलवार से शनिवार को उस छुट्टी को बदलने के लिए कम से कम उसको 3 महीने के बाद में दूसरा प्रेस नोट जारी करना पड़ेगा अपनी संस्था के द्वारा। 3 महीने से पहले जो एक बार प्रावधान कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकता।
ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसके बाद में इसका कुछ और प्रावधान है जो मैं आप लोगों के सामने और बता देता हूं। प्रत्येक नियोक्ता किसी स्थापना में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के संबंध में ऐसा रजिस्टर बनाकर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान या कार्य किए जाने के दौरान निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध हो और उसमें यह सूचना दिखाई गई हो। जो नियोक्ता है, जो संस्था है, एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करेगा, एक ऐसा जो रजिस्टर है उसको खोलेगा जिसके अंदर कोई भी काम करने वाले जो बच्चे हैं उनका ब्यौरा रहेगा कि वो कितनी बजे आ रहा है, कितनी बजे जा रहा है, कितने घंटे उसने काम किया है, कितने घंटे काम करने के बाद में कितनी बजे से कितनी बजे तक उसको समयांतराल दिया गया है। ये सारी चीजें उसके अंदर नोट की जाएगी और कोई भी जो निरीक्षक है उस निरीक्षक को निरीक्षण के दौरान उस रजिस्टर को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो देख सके और ये जायजा ले सके कि यहाँ पे जो नियम है वो रेगुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नियोजित या काम करने के लिए अनुमता बच्चे का नाम और जन्म तिथि या ऐसे बच्चे प्रत्येक बच्चे के काम के घंटे और अवधि और विश्राम का समयांतराल जिसका वे हकदार है। ये सारी जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी, ये उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन की जाएगी। ऐसे किसी बच्चे का कार्य का स्वरूप और यथा निर्धारित अन्य ब्यौरा, ये सारे जो भी हैं उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। संबंधित सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। संबंधित जहाँ पे कोई भी ऐसी सरकार संबंधित जिस राज्य के अंदर ऐसा संस्थान है या ऐसा कारोबार है जहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं या वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, तो वहाँ की जो संबंधित जो सरकार है वो एक सरकारी राजपत्र के में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसी स्थापना या स्थापनाओं को श्रेणी में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। यानी कि उस संस्था को या उस स्थापना को या उस बॉडी को वो निर्देशित कर सकती है कि ऐसी एक नियम या एक समिति या एक ऐसा रूल रेगुलेशन बनाए कि जिसके माध्यम से वो बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऊपर ध्यान दे सके और उसका उचित प्रबंधन कर सके। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को नियोजित या काम करने की अनुमति देता है तो कारावास या जुर्माने या दोनों के दंड का भागीदारी होगा। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि ये जितने भी जो प्रावधान किए गए इन प्रावधान को अगर किसी भी संस्था के द्वारा या स्थापना के द्वारा अगर रेगुलेट नहीं किया जाता है तो वो संस्था है उसके ऊपर कारावास और जुर्माना या उस व्यक्ति के ऊपर कारावास या जुर्माना दोनों प्रकार का दंड से उसको दंडित किया जा सकता है। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी या निरीक्षण इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की शिकायत सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी या निरीक्षण इस अधिनियम के तहत, ये जो अधिनियम है 1986 का, जिस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस या कोई भी निरीक्षण जो उस संस्था का निरीक्षक कोई भी जो इस संस्था का निरीक्षण कर रहा है उसके द्वारा इस प्रकार के अगर अपराध उसको पाए जाते हैं या उसको अपराध ऐसे दिखते हैं तो वो शिकायत सक्षम न्यायालय के अंदर कर सकता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत हुए किसी अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं करेगा। यानी कि जो इस अधिनियम के तहत अगर किसी भी प्रकार की शिकायत अगर की जाती है तो उस शिकायत का जो निर्धारण है या सुनवाई है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे के जितने भी जो न्यायालय हैं वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकेंगे। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। फिर उसके अंदर बाल श्रम में ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के समान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित अपराधों में केस प्रकरण को मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को भी लागू किया जाता है। यानी कि बच्चों के जो बाल श्रम है, जो हम बाल श्रम का अभी पढ़ रहे हैं, इस बाल श्रम के अंदर अगर कोई भी बच्चे हैं जो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पास में बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि खानदानी जो मजदूरी चली आ रही है किसी के घर के अंदर, अगर जैसे किसी का दादा काम कर रहा था उसके बाद में उसका बाप काम कर रहा है, उसके पिता काम कर रहे हैं, उसके बाद में वो बच्चा काम कर रहा है, इस तरह की जो बंधुआ यानी कि बंधा हुआ मजदूर, यानी कि वहां पे बंधा हुआ मजदूर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो इस प्रकार की जो भी बंधुआ मजदूरी है उस मजदूरी के भी जो प्रकरण यानी कि उससे संबंधित जितने भी अपराधों या केस के जो प्रकरण हैं
और उनको मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को भी लागू किया गया है। और इसके अलावा इसके साथ में जो बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, जहां पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 जो इसके अंदर संशोधन हुआ है, जो बाल श्रम अधिनियम 1986 इसके अंदर संशोधन किया गया था 2016 के अंदर। और ये 16 के अंदर जब संशोधन हुआ था, इस संशोधन के अंदर बच्चों को कितनी श्रेणियों के अंदर बांटा गया है और कितनी श्रेणियां इनकी बनाई गई है जहाँ पे ये अपराध से संबंधित है या संबंध रखती है, तो इसकी चर्चा हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग मेरी क्लास से समझ पा रहे होंगे और अपना जो नॉलेज है उसको गेन कर रहे होंगे, और आपका जो एग्जाम है उसके अंदर इसको काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।